डिपार्टमेंट अकाउंट्स, कल वाली क्लास आपने ऑनलाइन नहीं ली होगी है, मैं मान लेता हूं। कल की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 7 कवर किया था अपन ने, और उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो, इतना ही बड़ा है अपन ने। आगे आ जाए प्लीज, आगे आ जाओ ना प्लीज, थोड़ा सा रिसेप्शन पे एसी चलाने के लिए बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सेम इलस्ट्रेशन 10, क्वेश्चन नंबर 9, सेम इलस्ट्रेशन 10। देवेंद्र मिनरल मिल गया क्या? मिल गया। चलिए सुनिए और समझिए एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल नन्ना सा क्वेश्चन है, छोटा सा कॉमन सेंस के साथ में। कर दूं स्टार्ट? ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे व्हाट आई वांट टू से। हुआ क्या, जरा गौर फरमाइएगा। मान लेते हैं मेरी एक शॉप है, आप सब मेरे कस्टमर्स हैं। मेरी एक शॉप, आप सब मेरे एक कस्टमर, और मैं मेरे कस्टमर्स को डिस्काउंट देता ही नहीं हूं। डिस्काउंट का कोई सिस्टम, जो प्राइस लिखी हुई है उसी पे माल मिलेगा, है ना। नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट का प्रावधान है ही नहीं। लेना हो तो लो, वरना पड़ोसी से लो। लेना हो तो लो, वरना पड़ोसी से लो। अपने यहाँ डिस्काउंट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। जो फुल प्राइस लिखी हुई है यही देनी है ना, फाइनल प्राइस है। तो हुआ क्या, एक मेरा कजन मेरी क्लास में आ गया। मैंने इसके लिए भी रिसेप्शन ने कहा नो डिस्काउंट, हमारे यहाँ होता ही नहीं। बोले भैया है मेरे, बोले होंगे तो, वो पढ़ाने के लिए, रिसेप्शन में फीस में कोई डिस्काउंट नहीं होगा। मेरे कजन ने घर से, फैमिली से फोन करवा के, प्रेशर डलवा करके बोले मुझे तो डिस्काउंट चाहिए। और इन्होंने अपनी 10,000 की फीस को डिस्काउंट करके पे किया ओनली 6,000, 4,000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया इन्होंने। ये थी हमारी एनएसपी, फुल फॉर्म नयन सुख प्राप्ति नहीं प्लीज, नेट सेलिंग प्राइस, है ना। नेट सेलिंग प्राइस भी नहीं, इट्स अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल नॉर्मल मैं लिख देता हूं भैया, तुम 70 मीनिंग निकाल लोगे नहीं तो। और ये मेरी एक्चुअल सेलिंग प्राइस, फाइन। अभी ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब दोनों में डिफरेंस समझ गए? अच्छा, मेरी दुकान पे ये तो पर्टिकुलरली एक बंदे की थी। टोटल पे बात करता हूं, टोटल पे, टोटल सेल्स मेरे यहां पर होती मान लीजिए 1,70,000 रुपए, लेकिन हुई कितनी, 166। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल सेलिंग प्राइस मेरी 170 थी, लेकिन 166 हुई, कारण ये मेरा कजन, इसी को डिस्काउंट दिया, इस कारण तो 4,000 रुपए का नुकसान लगा। यहां तक कहानी समझ में आ रही है क्या? आइए क्वेश्चन पर आ जाइए बुक में प्लीज। ओपनिंग स्टॉक परचेज दिख रहा है क्या? एक्चुअल सेल्स दिख रही है, जीपी की रेट दिख रही है। जीपी की रेट एक्चुअल पे है, नॉर्मल पे है? यही इश्यू है, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है कि जीपी की रेट एक्चुअल सेल्स की जगह नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दे दी, है ना। नॉर्मल पे दे दी, हमारे ऊपर क्या एक्चुअल सेल्स है, और जो जीपी की रेट है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है। नीचे मेरे कजन की कहानी दे रखी है। कजन की सेल्स 30,500 थी, लेकिन लेके गया 20,000 में, झटका दिखते का दे गया 10,500 का, 10,500 का लॉस लगा गया।
अगर ये कजन 10,500 का डिस्काउंट नहीं लेता तो ऊपर वाली एक्चुअल सेल जो 7 लाख दिख रही है आपको, वो 7,10,500 होती। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आया समझ में सर? एक्चुअल सेल 7 लाख हुई है, एक कजन जिसको 30,500 का माल मैंने 20,000 में दे दिया, तो एक्चुअल सेल्स पर मेरे 10,500 का डिस्काउंट लगा होगा। तो एक्चुअल सेल जब नॉर्मल होती तो कितनी होती? 7,10,500। डिस्काउंट का फिगर नीचे से निकाल करके ऊपर एड ऑन कर देंगे तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हम जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या ये पंचायती समझ में आ रही है क्या? पक्का से? ठीक है, हम पहले बनाएंगे वर्किंग नोट, फिर करेंगे फाइनल सॉल्यूशन। आइए साहब, मुझे निकालना है जीपी की कहानी, है ना। तो अपन करते हैं, एक टेबल बना ली मैंने। कितने डिपार्टमेंट है बच्चों यहाँ पे? 3। नाम बोल देते हैं उनके, मेरा एक्स, उसकी वाई और जेड। एक्चुअल सेल्स रुपए 7 लाख। इस अच्छा, आगे वाले फिगर्स आप कर देंगे ना, मैं केवल एक्स का सॉल्यूशन कर देता हूँ, वाई और जेड का सॉल्यूशन आपके पाले में, है ना। कैलकुलेशन ही तो करनी। ऐड डिस्काउंट वापस ऐड कर देंगे 10,500, तो एनएसपी आ जाएगी, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 7,10,500। जीपी परसेंटेज ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, है ना। यही तो इश्यू था, मुद्दा। बोलो परसेंट। 20। जीपी प्लीज 142 100। ये जो जीपी आया है ना, इसमें से अब वापस डिस्काउंट हटाना पड़ेगा। क्यों भाई? हमने डिस्काउंट एड ऑन किया था केवल और केवल जीपी निकालने के लिए, लेकिन क्या डिस्काउंट वास्तविकता में हमारे जीपी पे आया होगा या नुकसान दे गया होगा? भाई जो मैंने इसके 10,500 रुपए छोड़े वो मेरे प्रॉफिट में से तो गए। ऐसे समझो इसको, इसको ऐसे समझो प्लीज। इधर आओ, इधर आओ। मेरी शॉप पे मैं हुडीज सेल करता हूँ, हुडीज और स्वेट शर्ट सेल करता हूँ। मैंने एक हुडी की रेट बोली इनको 650 रुपीज, इन्होंने कहा 600 लगा दो। मैंने 600 लगा दिया, 50 रुपए का नुकसान मेरे प्रॉफिट में से तो हुआ है। अल्टीमेटली 50 रुपए का नुकसान हुआ ही नहीं हुआ, है ना। मेरे एक फ्रेंड है जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। बच्चे कहते हैं साहब 10,000 की फीस को 9,500 लगा दो। बोले 500 रुपए मेरी एक शर्ट आती है, मैं क्यों दूं तेरे को मेरी शर्ट? मेरी शर्ट में तेरे को क्यों दूं? तो ऐसे शर्ट का नाम लेते हैं, उसको डिस्काउंट उसके माथे पर खनक जाता है। बोले यार मैं 500 रुपए एक बड़ी वैल्यू मेरे प्रॉफिट में से दे रहा हूँ, कॉस्ट और सेल्स वेल्स तो गई भाड़ में, मेरी जेब में जो 500 बचते वही तो दे रहा हूँ मैं तेरे को डिस्काउंट में, क्यों दूं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो डिस्काउंट आपने दिया, एड ऑन किया था, वो केवल और केवल जीपी निकालने के लिए किया था। वाकई में वो डिस्काउंट वाकई में लेस होगा, डिस्काउंट वापस लेस करें आप जीपी में से 10,500 और न्यू जीपी एक्चुअल जीपी आ जाएगा आपके पास। एक्चुअल जीपी 1,31,600। सर आपने डिस्काउंट ऐड किया और लेस किया, क्यों? क्योंकि जीपी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे था, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस डिस्काउंट ऐड करके आती है, पर डिस्काउंट का रियल नेचर ऐड होना है या लेस होना है? लेस होना है। तो डिस्काउंट अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट को गिरा जाएगा। कुछ लोग इस यहाँ कहते हैं सर ऐसे करो ना, इसको जीपी और इसको एनपी बोलो, तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, डिस्काउंट हटा के नेट प्रॉफिट आएगा। हाँ बोल सकते हैं, पर बुक वाला कहता है कि इसको जीपी ही बोल दो, क्योंकि डिस्काउंट आपके लेवल पे ऊपर ऊपर भी दिया गया है। तो बुक वाले ने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखे, तो मैं बुक वाले को यहाँ पे ज्यादा फाइट नहीं करता बुक वाले के साथ। ठीक है, जीपी बोल सकते हैं, इसको एक्चुअल जीपी बोल दो या एनपी बोल दो, बात एक ही है। प्लीज मेक दिस फॉर्मेट जो लोग बना रहे हैं। बुक्स ऑफ देवेंद्र मिनरल्स डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग XYZ के लिए बुक्स ऑफ देवेंद्र मिनरल डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। डेट्स वगैरह आप लिखते रहना, मेजर डेट पे जाने का कोई शौक नहीं है।
सेंट्रल लाइन थोड़ी डार्क डबल, 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई और जेड के लिए मैं काम करता हुआ, टू ओपनिंग स्टॉक प्लीज, 1,08,000, परचेजेज 1,60,000, परचेजेज 6 लाख है सर, बाय मिस्टेक सॉरी, बाय सेल्स 7 लाख या 7,10,500, 7 लाख, एक्चुअल सेल्स लिखेंगे, एक्चुअल सेल्स लिखेंगे, डिस्काउंट डिस्कशन नहीं बच्चों, डिस्कशन नहीं प्लीज। टू जीपी, जो फाइनल जीपी आया प्लीज 1,31,600, और बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, पहले वाले का क्लोजिंग स्टॉक निकाल के आंसर चेक करें, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं आंसर में। 139,600, 139,600, 139,600। इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, सेम इलस्ट्रेशन 10 के लिए। नाउ यू कैन डू, फिगर्स पुट करने, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन होता हुआ। इलस्ट्रेशन 11, बुक्स इलस्ट्रेशन 11 प्लीज। बोर्ड पे अब ट्रिकी क्वेश्चंस आ चुके हैं सारे के सारे, जिनमें छोटी छोटी सी ट्रिक्स लगेंगे ना, अभी हल्की से लेवल मैंने ट्रिक का लेना शुरू कर दिया है। हाँ जी, फिर आएगी एक ट्रिक आपके सामने, इलस्ट्रेशन 11, छोटू मगर खोटू। देखिए 4 लाइन का क्वेश्चन है, चेक इट आउट, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। हाँ जी, दिख रहा है क्या? चलिए थोड़ा सा फोकस करेंगे मेरे वॉइस पे। भैया प्लीज बुक्स छोड़ दो, बुक्स छोड़ दो, अगर बुक से समझ में आ जाता तो आप यहां ना आते, है ना। इलस्ट्रेशन 11 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, इलस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूं बुक में, क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सन 2020 में फाइनल ईयर के अंदर, थर्ड ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, 2020 के अंदर आया हुआ है, 2020 में। थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, करना क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन से जरा हटके है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं आ रहा, कहाँ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आया क्या? कोई स्टॉक रिजर्व आया क्या? नहीं नहीं, अब तो केवल कल इलस्ट्रेशन 7 पे लास्ट आ गया था बस, उसके बाद अब नहीं आएगा, अब तो केवल छोटी छोटी सी ट्रिक्स आएंगी, मैथमेटिकल ट्रिक्स। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 11, और जो इस तरह के मैथमेटिकल ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये स्पेसिफिकली आपको एग्जाम में करके जाने पड़ते हैं उसी दिन, है ना, ताकि आपको इनकी ट्रिक्स याद रहे, है ना। वो मैं मार्किंग करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट मार्किंग कैसे करवाते हैं, आप तो बस डेली क्लास में आते रहे, डेली क्लास को लेते रहे, बाकी टेंशन मेरी है। इलस्ट्रेशन 11 में इशू पता है क्या है? कुछ भी नहीं है, छोटी सी लाइन है बस, है ना। कितने डिपार्टमेंट है प्लीज? 3, थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ क्योंकि जगह तो बनाने से बनती है। फाइन,
आप तो बस मेरी मदद करें, दिमाग ना लगाएं। बंदों के नाम, डिपार्टमेंट के नाम XYZ है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 DTPL अकाउंट चल रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग बुक्स ऑफ, रूम नाम है कोई, टू ओपनिंग स्टॉक, नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ी दूरी बनाए रखें प्लीज। परचेजेज 3000 यूनिट, 6000, 7, 200। रेट पता नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलो। सेल्स यूनिट्स प्लीज, यही बोल रहे पता नहीं। 3060, 3060, अच्छा, एट द रेट 40, और 5760 एट द रेट स्पॉटिफाई, 7488 एट द रेट 50। कैलकुलेटर, 122,400 ना, 259, 200, 374, 400। चलिए मैंने लिख दिया है। बाय क्लोजिंग स्टॉक्स 300 यूनिट्स एट द रेट, आगे है, आगे अरे है 480, आगे 18 है तो सही। बस आ जाओ बोर्ड पे, क्वेश्चन खत्म हो गया ना। जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने चिपका दिया है। बोर्ड प्लीज थोड़ा सा फोकस करें। एक तो मैं मिस कर रहा हूं यूनिट्स को, किसकी, ओपनिंग स्टॉक की। तो बहुत आसान है, इधर की यूनिट्स माइनस ये कर लेंगे, जो बिक गया, जो बच गया, माइनस जो खरीदा था आ जाएगा, जो पहले से पड़ा था। यूनिट्स कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये तो निकाल लेंगे, चलो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है, अगर मुझे बहुत दूर तक का रास्ता नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आगे चलो, उसका आगे का रास्ता उसके आगे दिखाई देगा। पहले थोड़ा चलो सही है ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चल लेता हूं कि मेरे पास यहाँ की यूनिट्स गायब है, तो मैं क्या करता हूँ, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज की यूनिट्स करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स निकल जाएंगी। ये बात समझ में आती है आपको, फाइन। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं, यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कौन किसकी, ओपनिंग स्टॉक की। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, तो क्लैरिफाई करने के लिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा सा हो जाए। ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, बोले सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस। सर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं, नहीं बन गया, अभी भी बनाया मैंने भी, फिर कौन सा होता है फॉर्मूला। सर हमने तो कोई पढ़ा नहीं, मैंने कौन सा पढ़ा है, मैं तो अभी भी देख के बनाया, बोले बैलेंसिंग से करा रहा हूँ। चलिए XYZ तीनों के लिए, ये मेरे, मैं चला गया मेरे X के पास, X की सेल्स यूनिट्स 3060 प्लस 300 माइनस 3000, 360 यूनिट्स। एनी ऑब्जेक्शन, मेरा Y 5760, 480 माइनस 6000, 240 यूनिट्स। ये मेरा Z
7488 प्लस 18 माइनस 7200 306 यूनिट्स। कैसा लग रहा है? अरे ये नहीं, तुम बार बार कलर पे क्यों आ जाते हो? मैंने सुना मीम बहुत चल रहा है आजकल। ये लो, अपन अपने स्काई ब्लू ज्यादा बढ़िया है। मैंने कलर नहीं पूछा ना तुमसे। क्लास थोड़ी ज्यादा एल्ट हो जाएगी। डन। हाँ जी, यूनिट से सारी आ चुकी है अपने पास। अब चाहिए अपने को रेट, और हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज का वैल्यूएशन एट कॉस्ट होता है। एट कॉस्ट होता है, और ये कॉस्ट नहीं है 40 45 50। अगर मैं 40 45 50 यहां 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 लिख सकता हूं क्या? नहीं यार, इसमें तो प्रॉफिट एड ऑन होता है। तो कुछ नहीं, प्रॉफिट एलिमेंट को हटा दो। अगर मैं लाभ तत्व इस विक्रय मूल्य में से हटा दूंगा तो मेरी लागत मूल्य आ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस का मूल्यांकन कॉस्ट प्राइस पे होता है। वेरी सिंपल। लेकिन ये वेरी सिंपल कहने में लग रहा है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। कर दूं शुरू? तो इश्यू क्या है, समझ में आ रहा है कि आपको? I want cost price and not cost price is not given in the question. So I have to reduce from this what profit element. अगर लाभ तत्व को हटा दिया जाएगा तो लागत आ जाएगी। Let's see. मैं एक बार साइड में XYZ सेलिंग प्राइस एट द रेट 40 45 50 माइनस प्रॉफिट कर दूं तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट एट द रेट। यही तो चाहिए अपने को, ये मेरा फाइनल टारगेट है भाई साहब। बैकबोन स्ट्रेट करें अपनी, एक लंबी गहरी सांस ले लें, है ना, क्योंकि जो मैं सिखाने वाला हूं अगर अभी सीख लिया तो फिर लाइफ टाइम में दोबारा आपको ऐसे नहीं पड़ेगा सर वो प्लीज वो कंसेप्ट भूल के बता दो। छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन हमारी क्लास के बच्चों का माइंड भी थोड़ा चांदा छोटा है। चलिए शुरू। हुआ क्या, जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से। जब मैंने परचेज करी थी तो मेरे पास इन्होंने बोला था 3000 यूनिट है, 6000 यूनिट है और 7200 यूनिट है, जिनका टोटल प्राइस 3 लाख रुपए। किस रेट पे खरीदा यही तो नहीं पता, यही तो पता करना है। मैंने कहा एक काम करो, तुम तुम्हारी टोटल सेल्स लाओ। बोलो भैया, तुमसे नहीं बोला जाएगा। 3060 एट द रेट 40 5760 एट द रेट 45 7488 एट द रेट 50। टोटल सेल्स आ रही है मेरी 1,20,000, 2,70,000, 3,60,000, सॉरी 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 मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। साइलेंट साइलेंट प्लीज, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। नहीं बस यही रह, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं चाहिए मुझे। अरे शांत प्लीज, अब सुनो मेरी बात को। मैं इसकी सेल्स में से इस कॉस्ट को नहीं घटा करके प्रॉफिट निकालूंगा तो वो प्रॉफिट गलत आएगा। तो इसकी जो भी सेल्स आई, अगर उस सेल्स में से कॉस्ट हटा दूं तो प्रॉफिट आएगा, पर वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट्स का लेवल सेम नहीं है। खरीदी थी यूनिट्स आपने 3000, बेची है 3060।
क्या इस 3060 की सेल्स में 3000 की कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो कैलकुलेट सही आ रहा है क्या? 60 यूनिट्स का झोल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा ना। तो मैं इस सेल्स में से कॉस्ट नहीं घटा सकता। तो एक काम करते हैं, यहां पे एक ट्रिक लगाते हैं। अगर मान लो जो खरीदी हुई यूनिट्स है वही बिकती तो कितने में बिकती? सेलिंग प्राइस है ना 3040, 6045 और 7250। तो इन्हीं यूनिट की सेल्स आ जाएगी और इन्हीं यूनिट की कॉस्ट है, फिर प्रॉफिट निकल सकता है। नहीं आया सर समझ में? बस यही रिपीट करना था मेरे को। वापस करता हूं, वापस मैं सेल्स माइनस, मुझे चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है जीपी का परसेंटेज सेम है सब में, है ना। मैं ये प्रॉफिट माइनस करना चाहता हूं, बट प्रॉफिट में सेल्स माइनस कॉस्ट नहीं कर सकता बिकॉज यूनिट्स लेवल सेम नहीं है। जब यूनिट्स लेवल सेम नहीं है तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अज्यूम कि इतनी ही यूनिट जो खरीदी थी यही बेच देता। अगर बेच देता तो कितने में बिकती? 3000 इंटू 40, 6000 इंटू 45, 7200 इंटू 50, सेल्स प्राइस आ जाएगी। और उस सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों यूनिट्स का लेवल सेम है और फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। थांबा, मैंने लास्ट वर्ड बोला थांबा। होल्ड डाउन, कीप काम। इफ, एक लाइन लिख देता हूं, assume if purchase units are sold out। यह है मेन लाइन। अगर खरीदी हुई यूनिट्स को बेचा हुआ मान लिया जाए तो फिर सेल्स कितनी होगी? 3000 एट द रेट 40। एक 20, 270, अब सुनो, इतनी ही यूनिट्स की सेल्स है 750, इतनी यूनिट की कॉस्ट है 3 लाख, प्रॉफिट निकल जाएगा। जीपी परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट 350 बोल दू, सॉरी 450 बोल दू, 450 समझ में आ रहा है क्या? सेल्स 750 बोल दू इंटू 100, 60% ऑफ सेल्स। यही तो लाइन चाहिए थी मेरे को कि जीपी 60% ऑफ सेल्स चल रहा है। बस अब तो क्या ही, अब तो हो गया सब कुछ। सिक्सटी परसेंट ऑफ सेल्स, हाँ जी। 40 का 60% 24, और कॉस्ट क्या बची? 16। 45 का 60% 27, कॉस्ट क्या बची? 18। 50 का 60%, ये मैं बताऊंगा 20, 16, 18, 20। यही तो मेरा फाइनल टारगेट था। अच्छा अपन पीछे एक पेज छोड़ के आए शायद, ओह सॉरी, यस यस, एक मिनट। 16, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20, ये मेरा फाइनल टारगेट था, कॉस्ट निकालना 16, 18, 20। और ये अपना बैलेंस फिगर। तो इलस्ट्रेशन 11 यहाँ खत्म होता हुआ है, मैं अगला पेज लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पर, रुकिए। ये समझ में आ रहा है क्या? तो किटकेट क्या था इसके अंदर? 16, 18, 20 की कॉस्ट निकालना, ट्रिकी पॉइंट। मैं अगले पेज पे गया, मैंने कहा टोटल परचेज 3 लाख की है, टोटल सेल्स ये है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है।
यूनिट्स नॉट सेम, तो जीपी परसेंटेज सेम है। तो मैंने कहा इफ परचेज यूनिट को सोल्ड आउट का मान लिया जाए तो फिर सेल्स ये होगी और जीपी ये होगा, और फिर तो अपना काम बनता। इलस्ट्रेशन 11 होगा। पहले सेकंड पेज जिनको चाहिए वो सेकंड पेज ले लो, फिर फर्स्ट पेज भी ले आएंगे स्क्रीन पर। अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बताओ तो होना चाहिए ट्रिक कैसे सॉल्व करनी है। बोले परचेज यूनिट को सोल्ड किया हुआ मान लिया जाएगा तो जीपी परसेंटेज आसानी से आ जाएगा। एप्लीकेशन में इसकी पीडीएफ मिल रही है क्या सॉल्यूशंस की? ठीक है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। मैं हटूं सामने से? यस सर, जैसे जिंदगी का रोड़ा हूं तुम्हारी। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर CHAR, इलस्ट्रेशन नंबर CHAR 4। चलने दो, ओरली खत्म करूंगा 1 मिनट में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्लीज। इलस्ट्रेशन 4 के सॉल्यूशन में देखो, इन्होंने नीचे स्टॉक रिजर्व 10% DTPL में उतार दिया, नहीं मिला? इलस्ट्रेशन 4 के सॉल्यूशन में देखो, स्टॉक रिजर्व 10% DTPL में उतार दिया ना। आपको यहां नहीं उतारना, आपको जनरल PL में उतारना है। सर इन्होंने ऐसा क्यों किया? पहला पहला क्वेश्चन था, इन्होंने सिखाया। याद करो इलस्ट्रेशन 1 2 3 के बाद सीधा हम पीछे को तो कुछ क्वेश्चन नंबर 4 पे चले गए थे। इलस्ट्रेशन 4 इनका पहला पहला क्वेश्चन था, बोले स्टॉक रिजर्व यहीं उतार दो। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, एक अलग से अकाउंट बनाओ। तो बच्चों को पहले गलत सिखा के फिर कहते नहीं ये सही सिखा लो। तो आपको ये स्टॉक रिजर्व GTPLN में नहीं उतारना, आपको जैसा करना है वैसा ही करना है। यानी आप इसके लिए क्या बनाएंगे? जनरल PNL बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? PDF में इसका सॉल्यूशन डाल रखा है मैंने, वो देखना हो तो मेरी तरीके से कैसे करना है। फालतू क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं यहाँ पे। स्टॉक रिजर्व के लिए जनरल PNL ही बनाना है, जैसे बनाते थे वैसे ही। अब नहीं नहीं, सहमति बहुत जरूरी है भाई। मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि कोई तो पढ़ रहा है, बाकी तो तीये की बैठक में बैठे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ही नीचे मेरे को एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की रामायण महाभारत मिल रही है। ये लाइन पढ़िएगा प्लीज। आइए, आपको स्टॉक परचेज सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहे हैं क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी ठीक नीचे वाली लाइन सभी लोग ध्यान देंगे। शांत। द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू द अदर डिपार्टमेंट्स वर 4200 ऑन सेल्स ऑफ 84,000 रुपीज। पता नहीं क्या कह रहा है। कह रहा है कि तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना केवल इस पीरियड के, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह आप काम करते हो, उन सबके मिलाकर के। अरे यह तो 3 ही डिपार्टमेंट है, नाम ABC, बोलो उसकी जगह कहीं D है, कहीं E है, कहीं F है, बहुत सारे डिपार्टमेंट और है तुम्हारे। उन सबका इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट आपका 4200 रुपीज है। एक मिनट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 4200, और सेल्स कितनी है? 84,000। यानी जब 84,000 रुपए का माल बेचते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4200 रुपए सब जगह होता है। इसका मतलब यहां पर भी इसका रिलेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अभी 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 मेरी सेल्स यहां 12,000 की है, चेक करो। तो मैंने एक बार देखा कि देखो सुनो, या तो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं बार बार या फिर परसेंटेज निकाल लूं। जब हमेशा हम काम करते हैं तो सेल्स अगर 84,000 की है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 42,000 रुपए हो जाता है। इसका मतलब परसेंटेज निकाले तो 5% ऑफ सेल्स। भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना होता है? बोले तो 5% ऑफ सेल्स। सर ये कहां से लिया है? 84,000 का 10% 8,400 होता है क्या? 84,000 का 10% 8,400 होता है, और आधा कर दे तो 4,200, 5% हो गया क्या? तो रिलेटिव हमने निकाल लिया कि जितनी सेल होती है उसका 5% इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस 12,000 का 5% बोलो 600 रुपए।
5% हो गया ना। ऐसे अगली सेल्स 10,500 हो गया, और अगला 6,000 है तो 300। आंसर चेक करें, मिल गया। वर्किंग नोट चेक करो सॉल्यूशन का। 5%, 5% के आगे लिख दो ऑन सेल्स, 5% के आगे लिख दो ऑन सेल्स, और कैलकुलेशन के आगे ऐसे लिख दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर यहां कैलकुलेशन दिख रही है, फिर 5% ऑन सेल्स, तो आगे 100 लिखा ना, 100 पे लिख दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4200 डिवाइडेड बाय 84,200, दैट इज 5% ऑन सेल्स। बस एक कॉमन सेंस की कहानी थी, मुझे करवाना नहीं था, फिर भी मैंने टेम्परेरी इसको करवा दिया। सॉल्यूशन के लिए आप मेरी कॉपीज पर जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन 3 करा दिए क्या? ये कहां चले गए? इलस्ट्रेशन 3 क्वेश्चन नंबर 1, चले क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। शांत, एक मिनट भैया प्लीज, शांत पीछे लास्ट बेंच। अभी 2 ट्रिकी क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर बहुत खतरनाक क्वेश्चन स्टार्ट करेगा एक, लेकिन वो रखेंगे फिर आज के लिए नहीं, क्योंकि आज का हेवी डोज हो जाएगा। तो 2 छोटे ट्रिकी क्वेश्चन निपटाऊंगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो फिर मैं अब लेने का टाइम नहीं, वो लेता तो क्लास स्टार्ट ही उसी से करता है ना, तो वो फिर कर लूंगा। और कोशिश करेंगे कल और परसों में इस चैप्टर, कोशिश क्या करेंगे, कर ही देंगे, है ना, फिर बहुत ज़्यादा नहीं बचा। आप चैप्टर करें शुरू। इलस्ट्रेशन 1, नन्ना मुन्ना राई हूं, सॉरी, नन्ना मुन्ना राई चेंज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी खतरनाक है, यही नहीं पता पड़ा डिपार्टमेंट कितने हैं। कोई कह रहा है XYZ, कोई कह रहा है शोरूम फैक्ट्री, कोई कह रहा है ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर रिपेयर मेंटेनेंस। जिन्होंने ऊपर ऊपर से देखा उन्होंने कह दिया XYZ। थोड़ा डिटेल में देखोगे तो ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर रिपेयर मेंटेनेंस दिखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखोगे तो फैक्ट्री और शोरूम भी दिखेंगे। साथ 2 है कि 3, यही नहीं पता पड़ रहा। चलिए, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो अभी आप ऊपरी तौर से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब थोड़ी रिसर्च करेंगे तो क्या रिसर्च कर पाएंगे। मैं और रिसर्च कर चुका हूं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका भी नहीं करूंगा, और डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूं। रायसर प्लाजा में गया, रायसर प्लाजा आप लोग विजिट करेंगे कभी, है ना, कंप्यूटर रिगार्डिंग और मोबाइल रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मार्केट है, कंप्यूटर और मोबाइल्स के लिए ओनली, रिपेयर एंड परचेज के लिए। मुझे पता है तूने फोन अभी खरीदा 4 साल बाद। रायसर प्लाजा में बाहर की तरफ 2 शॉप्स थी, मैंने दोनों शॉप्स किराए पे ले ली। एक शॉप का नाम रखा X और दूसरी का Y, और दोनों शॉप्स को मिलाकर के बना दिया एक शोरूम। बाहर की तरफ थी, फ्रंट पे दिखती हुई, है ना। हम यहां पर बेचते हैं, सेल करते हैं ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर। बच्चों, आप लोग ये दोनों ही प्रोडक्ट जानते नहीं हो क्या होते हैं। टेप रिकॉर्डर, मुझे तो लगता नहीं आपने कभी कैसेट खरीदी होगी। फ्लॉपी देखी थी, फ्लॉपी, फ्लॉपी देखी स्कूल में एक बार, फ्लॉपी देखी। सीडी तो देखी होगी, सीडी से पुराना प्रोडक्ट चलता था फ्लॉपी। हाँ, इतने से प्लास्टिक के एक चिप आती आया करती थी, सीडी की तरह होती थी, और फ्लॉपी से पहले चलते थे टेप रिकॉर्डिंग की रील्स।
दो तरह की कैसेट्स, एक इस साइज की, एक इस साइज की। इस साइज वाली वीसीआर बोला करते थे, है ना। हम टीवी किराए पे लाया करते थे, वीसीआर मशीन किराए पे लगाया करते थे, और पूरा कॉलोनी बैठ करके एक रूम में टीवी एक साथ देखा करती थी। एक मनचाही पिक्चर आज देखेंगे, डीडीएलजे। जैसे जैसे आजकल आप हाउस पार्टीज करते हैं, वैसे हमारे टाइम पे हाउस पार्टीज बचपन में ऐसे हुआ करती थी, है ना। तो टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर्स उस टाइम के प्रोडक्ट्स हैं। वीसीडी प्लेयर सुना होगा, वीसीडी प्लेयर, है ना। नहीं सुना वीसीडी प्लेयर? सब बहुत जल्दी मार्केट में आया, बहुत जल्दी उड़ भी गए, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट होती चली गई, है ना। चलिए शुरू करें। हाँ। तो शोरूम है जिसमें एक्स और वाई, इसमें ट्रांजिस्टर बेच रहे हैं, एक में टेप रिकॉर्डर बेच रहे हैं। अब जब बिक गए तो कस्टमर की रिपेयर सेल्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट भी आने लगी, भैया ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, खराब हो गया। तो शोरूम वाले उन्हें एंटरटेन करना नहीं चाहते थे, रिपेयर्स वाले पुराने कस्टमर को माथा पड़ी आना, चल पुराना पीछे चल, नए कस्टमर से एंटरटेन करेंगे फ्रंट ऑफिस में। तो पीछे की तरफ एक दुकान और ले ली और नाम रखा उसका फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में काम होता था रिपेयर और मेंटेनेंस का, से सर्विस का, रिपेयर एंड सर्विस एंड मेंटेनेंस का, वही ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर का, ठीक है। और इसका नाम रख दिया हमने जेड। रिपेयर मेंटेनेंस बाहर लिख देता हूं, ठीक है। अब डिपार्टमेंट कितने हैं, क्या है, सारी कहानी समझते हैं। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 है, एक्स वाई और, हमने पहले ही बोला था, हाँ। चलिए जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, देखो। चलो मैं एक काम करता हूं, बना ही देता हूं, क्योंकि मार्क्स बनाने के हैं। एक्स वाई जेड, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, रिपेयर मेंटेनेंस। साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। टू परचेजेस अमाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा मैंने, नॉट गिवन। टू परचेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस नीचे आएगा, टू रेंट नीचे आएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस नीचे आएगा। वॉइस पीछे शांत रहे प्लीज। बाय सेल्स यहां चला जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक यहां चला जाएगा। तुम लोग बेवकूफ हो, क्या है सर्विस? अरे कुछ नहीं, एक्स वाई जेड हो, कोई नहीं कोई नहीं, दिमाग का पूरा उपयोग करें प्लीज। अभी ठीक है, साइलेंट और शांत और शांत। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, परचेज सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का ब्रेकअप गिवन है, ब्रेकअप गिवन है। समस्या की जड़ इन तीनों के सिंगल सिंगल अमाउंट है, और ब्रेक करना पड़ेगा। कर दे ब्रेकअप। क्या ये सीन समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? चलो ब्रेकअप करने चलते हैं। नीचे पंक्ति में पहली पंक्ति पढ़े, जो पहली पंक्ति में बोल रहा है वो ये रहा, जो फर्स्ट लाइन में बोल रहा है ए पॉइंट में वो ये रहा, यही बोल रहे हो, देखो पढ़ो। हाँ, मेरे लिखने के बाद सब हाँ सर लगेगा। सैलरी एंड वेजेस की बात कर लेते हैं।
48,000 रुपीज है, जिसका ब्रेकअप फ्लो चार्ट में शोरूम और फैक्ट्री पर होगा। जब आप बुक पढ़ेंगे तो क्लियर होगा बिल प्लीज। 3/4 और 1/4, 36,000 और 12,000। ये 12,000 तो जेड का गया क्योंकि फैक्ट्री में एक ही डिपार्टमेंट है जेड, लेकिन 36,000 का ब्रेकअप और होगा। पढ़िए प्लीज, थोड़ा एक्स में और थोड़ा पाई में, 1:2, 12,000 और 24,000। तो फाइनली वी कैन से 12, 24, 12, 12, 24, 12 सैलरी वेजेस। एनी इश्यू? 12, 24, 12 सही है क्या? अगली कहानी रेंट की है। अमाउंट कितना है बच्चा? 10,800। कुछ भी बोलना है? अच्छा हाँ सर, थोड़ा शोरूम का और थोड़ा फैक्ट्री। 500 रुपया पर मंथ इंटू 12 रुपए, 6,000 मेरे जेड को दीजिए। तो यहां तो एक ही डिपार्टमेंट है जेड। बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर शोरूम वाले देंगे 4,800, दोनों में बटेगा एक्स और 1:1, 2400 और 2400। एनी ऑब्जेक्शन? 2400, 2400, 6,000 फाइनल रिप्लाई सही है? कह दो हार्ड है। 2400, 2400 और 6,000। फाइन फाइन फाइन। थोड़ा और चलते हैं आगे। है सन्ड्री एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में तोड़ने को बोला है क्या? हमने बहुतों को तोड़ा है, इसको भी तोड़ दो। एक 175 अनुपात 140 अनुपात 35 में 5500, 4400, 1100। चीटिंग करी मैंने। नेट प्रॉफिट हाँ, आप 541 करो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं थोड़ा जल्दी। अभी ये थर्ड ईयर वाले हंस रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों पे। ये फर्स्ट ईयर वाले जवाब देंगे तो मैं फेल होकर के। हाँ, फर्स्ट ईयर में फेल होने की लाइन लगी साहब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। कोई 40% से फेल, तो कोई 50% फेल, तो कोई एग्रीगेट से फेल, नॉट प्रमोटेड। थोड़े बहुत बच्चे हो रहे हैं पास बहुत मुश्किल से। कॉमर्स कॉलेज की खबरें तू ही तो लाता है, ला के दे। जिन्होंने एग्जाम डेज पर हल्की सी भी सीरियसनेस दिखा दी वो पास है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर टुडे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छे अच्छों की बत्ती बुझा दे। इसका दूसरा पेज चाहिए आपको? क्या क्या बोला? एसी? यस यस। तो मैं हल्का हल्का सा टच देता हूं, फालतू काम बिल्कुल नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स एट योर स्वीट होम। इलस्ट्रेशन 3
सर नहीं, आज कराना पड़ेगा, मेरे पास समय कम है, मेरे को मंडे को नया टॉपिक शुरू करने का है, दैट इज ब्रांच। तूने 10 मिनट से ऊपर की वीडियो देखी नहीं होगी आज तक। हमारी एप्लीकेशन पावरफुल है थोड़ी, नया लिया है। इलस्ट्रेशन 3 आ जाए प्लीज। 2016 में पहली बार जब ये बुक इंट्रोड्यूस हुई थी, फाइनल ईयर में हुई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई, तो इलस्ट्रेशन 3 करने में पहली बार में मेरे को हाफ एन आवर लग गया था। मेरे को हाफ एन आवर लगना मतलब क्वेश्चन में कुछ दम है ना, क्योंकि मैं देख रहा था नॉर्मल ट्रैक पे क्वेश्चन होगा, मतलब इसकी लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही, कहना क्या चाह रहा है, और एक छोटा सा वर्ड था जो मैं पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है ट्रैक पे काम करने की, जो करता है वही करने की नॉर्मल ट्रैक पे, है ना। आपको भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, मजा आएगा। जब मैं आपको पर इतनी मिस्टेक में क्यों जाऊं, आपको पहली पहली लाइन में बता दूं। क्वेश्चन की पहली लाइन में आप देखिए, जो डेटा दिया हुआ 1 साल का दिया है, 1 महीने का दिया है, चेक इट आउट। क्वेश्चन की पहली लाइन में जो डेटा दिया हुआ है वो 1 साल का दिया हुआ है, 1 महीने का, चेक इट आउट। 1 महीने का, दैट इज जनवरी 22। जो भी 23 24 डजेंट मैटर, जनवरी है ना। जनवरी ईयर को सर्किल में पैक करके स्टार लगाओ। अब मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं बताता हूं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, ये कौन पढ़ता है कि डेटा 1 महीने का है, 1 साल का है। अपन शुरू शुरू में पढ़ते क्या है, नॉर्मली ईयर का होता है, महीने पे कौन ध्यान देने वाला क्या लिखा है। और मैं पूरा क्वेश्चन ये मान के सॉल्व कर रहा हूं कि ये डेटा 1 साल का गिवन है, और बैठ ही नहीं रहा मेरे से, कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रही। कैलकुलेशन इसने शो भी नहीं कर रखी वर्किंग नोट में, और मेरे समझ में भी नहीं आ रही यार कर कैसे रहा है। बहुत माथापड़ी करी, बहुत माथापड़ी करी, दुनिया भर के कैलकुलेशन लगा ली। आधे घंटे बाद जाके क्लिक करा कि एक डेटा 1 महीने का है, क्योंकि पहली लाइन ढंग से कौन पढ़ता है। मैं भी वही आपकी तरह ही, तो मैंने भी पहली लाइन नहीं पढ़ता, छोड़ना पहली लाइन फालतू की है। और आपने क्या मतलब, सेठ जी कौन सी जगह रहते हैं, कौन सी गली में रहते हैं, क्या नाम है सेठ जी का, हाँ। तो अपन ने ईयर भी नहीं पढ़ते, पर आदत है, क्योंकि डेटा हमेशा ईयरली गिवन होता था, इस क्वेश्चन में मंथली गिवन था, मुझे पता ही नहीं था। करते रहे करते रहे करते रहे, कैलकुलेशन बैठ ही नहीं रही थी। बहुत देर बाद, आधा घंटा लगभग लग गया, तब जाके पकड़ में आया कि ये डेटा मंथली गिवन है। पहले शुरू, कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की माथाफोड़ी नहीं है, कोई स्टॉक रिजर्व नहीं उतारना, कोई जनरल पीएनएल नहीं बनाना। क्या है, खर्चों का बंटवारा, जो अभी कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर में खर्चों का बंटवारा ही तो कर रहे थे। वो इजी था, वहां पे केवल डिपार्टमेंट समझना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैं ले रहा था उसको, और अब थोड़ा सा लेवल हाई है ना। आइए शुरुआत करते हैं जनवरी 2022 के लिए, है ना। मैंने डीटीपीएल बनाया जनवरी 2022 में, चला करके लिख रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं इसको, है ना, क्योंकि मैं यहां ठोकर खा के बैठा हूं, तो बच्चों को नहीं खाने दूंगा ना। डिपार्टमेंट कितने हैं बोलो ना, बोल दो ना, जरा दिल में है। दो ही डिपार्टमेंट है, मैं फालतू 3 बना रहा हूं, आदत से मजबूर। अभी ठीक है। ए और बी। टू ओपनिंग स्टॉक, प्लीज हेल्प मी। 21,000 और इलस्ट्रेशन 3 डॉलर, डॉलर बोले तो हार्ड, और सिंगल स्टार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है पर हार्ड है। 19,600 सही है। परचेजेस प्लीज 63,000 और 50,400। बाय सेल्स
98 और 84. टू सैलरीज 10-10. टू RRT 2500 और 4,500. मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने ऊपर लिखा, थोड़ा स्पेस नीचे मुझे ज्यादा चाहिए था इसलिए. पिक्चर अब शुरू होती है. कर दे शुरू. नहीं अभी नहीं शुरू होती, थोड़ी देर बात कर लेंगे शुरू. नीचे नीचे जीपी की रेट 40% और 30%. नीचे नीचे जीपी की रेट 40% और किसका, सेल्स का ना. हाँ जी, 98,000 का 40%, 39,200 और 25,200. बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 25,200 और 11,200. बाय जीपी ऊपर से नीचे उतार लिया 39,200 और 25,200 से. उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी. कर लूं ऐसी गंदी उम्मीद, कर ही लेते हैं और तो क्या कर सकते. पिक्चर अब शुरू होगी पुष्पा 2. एक एक्सपेंस आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हमें करना है उसका ब्रेकअप. भाई साहब फोन बंद कर दो प्लीज. एक एक्सपेंस आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हमें करना है उसका ब्रेकअप. सभी लोग बैकबोन स्ट्रेट करें अपनी. हाँ, आप मेरे से 3 बार पूछेंगे अभी इसको. सर दोबारा समझाओ, नहीं समझ में आया. तो 3 ही बार पूछे इसलिए बैकबोन स्ट्रेट कराओ ना, नहीं तो 6 बार पूछ लोगे. ऊपर वालों के अलावा बिसाइड अबाउ देयर आर अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,200 रुपीज, बट दीज आर फॉर लास्ट 2 मंथ्स. कौन कौन से 2 महीने, दिसंबर और, क्योंकि जनवरी तो चल ही रहा है, लास्ट 2 मंथ्स तो दिसंबर और जनवरी, और बोल भी दिया इसने, है ना. आउट ऑफ दिस 2/3 इज अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स. भाई 25,200 जो अमाउंट बताया ना, उसका 2/3 तो सेल्स के रेशियो में बटेगा. और to sales both the department in the last month 98,000. The remaining 1/3 in the expenses of the ratio apportioned equally. Apportioned equally लिखा है क्या. आप तो बोर्ड पे आ जाओ, सब कुछ छोड़ो. मैंने एक नया पे ले लिया. कहानी का नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बंटवारा. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट है 25,200 फॉर 2 मंथ दिसंबर एंड जनवरी. क्लैरिफिकेशन बड़ा जरूरी है. क्लैरिफिकेशन बड़ा जरूरी है. आपने यहां क्लैरिफिकेशन दिसंबर जनवरी करा तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे. क्लैरिफिकेशन से कुछ याद आया. अपनी लाइफ में हमेशा ना क्लैरिफाई करके चलो चीजों को. अगर ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे व्यापारी क्रेडिटर है, ये मेरे कस्टमर है, और ये मेरे ससुराल वाले हैं, और ये मेरे अच्छे मित्र हैं, या और ये मेरे पड़ोसी हैं, सबसे मेरा अलग अलग व्यवहार होगा, रिलेशंस. और इन रिलेशन में जितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप कम करोगे, कम्युनिकेशन गैप कम करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स आपके बनते चले जाएंगे, रिलेशन बनेंगे. कम्युनिकेशन गैप. हाँ जी, क्योंकि हम वैसे तो है नहीं अब्दुल कलाम आजाद की तरह जिंदगी जी लें, कम बोलें, शांत रहें और अपनी ग्रोथ पे दिमाग लगाते रहें, है ना. और हमारे कोई एंटीज नहीं हो और सब लोगों के हम फैन फॉलोइंग बनाते रहें. अब्दुल कलाम आजाद का कोई दुश्मन है ही नहीं, है ना. रतन जी टाटा के भी वैसे जनरली दुश्मन नहीं थे, एक ने दुश्मनी करी, खत्म कर डाला फॉरवर्ड वाले को. आप लोगों को स्टोरी पता होगी, है ना. नहीं पता, मैं नहीं बता रहा, यूट्यूब पे देख लेना.
वापस आओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप कम रखोगे, यानी कोई बात हुई तुरंत सामने वाले से जाके डिस्कशन कर लिया या बोल दिया मुंह पर कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं, आई एम नॉट कैपेबल, कि मैं ये चीजें मेरे से फीजेबल नहीं बैठ रही, सॉल्यूशन सामने वाले के माथे डालो। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन गैप रख लिया, बात नहीं करी, तो बातें धीरे 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 बड़ी हो जाएंगी और थोड़े दिन बाद वो द्वेष और घृणा में बदल जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी और फिर गैप खत्म हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करो, यानी कम से फटाफट फटाफट कम्युनिकेट कर दिया करो, है ना। तुरंत अगर मेरे माइंड में किसी के लिए कोई बात आ रही है, कहीं से किसी ने बात करी, उसको क्लैरिफाई कर लो। अरे यार तूने वहां जाके बोल दी, तो मैंने कहा तूने काय को बोली थी। कई बार कई लोग कहते हैं ना किसी को मत बताना, और फिर बताते रहते हैं, है ना। नहीं, किसी को मत बताना वाला सीन ही क्यों है, या तो बोलो मत, और अगर आप किसी के लिए अपने मन में कुछ रखते हो तो उसको बोल करके क्लियर करके तुरंत खत्म कर दो। सर बहुत मुश्किल होता है नो बोलना है, झूठ बोलना। तो झूठ तो बोलने के लिए बोल ही नहीं रहा मैं कह रहा हूँ सच बोलो और नो बोलो, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो, है ना। और बोल रहा हूँ आपके लिए भी, है ना, बॉयज के लिए बोलूंगा, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कई बार कि ऐसा कुछ कर लेते हैं, और आपके तो मेरे से नो नहीं बोला गया, मना नहीं किया गया, चल ले जा तू, मेरी ड्रेस मांग रहा था ले गया, दे दी मैंने उसको, मेरी बाइक मांग रहा था दे दी मैंने उसको, उसने कहा शॉपिंग पे चल, मैं चला गया। नो बोलने से, उसने पैसे मांगे मैंने उधार दे दिए, नो बोलने से सामने वाला एक बार के लिए थोड़ी देर के लिए मनमुटाव रख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे। फीमेल्स, गर्ल्स, कई बार हमें बहुत सारे केसेस में नो बोलना पड़ता है, गैप रख पीछे हट, नो। कई लोग चिपकते ना अपने, है ना। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हमें किसको कितना करीब आने देना, वो हमारा ही तो अधिकार है, हमारा राइट। हम कैसे किसको कितना करीब आने दे सकते हैं, हमारे अच्छे दोस्त होंगे, क्लोज फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, है ना। किसको कितना करीब आने देना, किसको कितना इंटरफेयर करने देना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने, उसने आपको रील भेजी, आपने रिप्लाई क्या दिया और इग्नोर कितना किया। नो बोलना आना चाहिए आपको अगर ग्रोथ करनी है तो, है ना। हाँ, कंफर्टेबल किसी के साथ हो तो फिर आप कैसे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल नहीं है तो पीछे हट, है ना। तो नो बोलना सीखे, कम्युनिकेशन गैप को कम से कम रखे, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफाइड रखें चीजों को, है ना। अगर ये मुझे बोल रहे सर मैं फीस नहीं दे सकता, अगर नहीं है कंडीशन, तो मुझे क्लियर क्लियर बोल दें, मेरे पास जो पॉसिबिलिटी होगी मैं भी क्लियर क्लियर बोल दूंगा, है ना। लेकिन अगर कम्युनिकेशन गैप रखा, एक दूसरे को गोलियां देने वाला सीन रखा, तो वो थोड़ा पजल क्रिएट कर देता है। चलिए टॉपिक पर आएंगे वापस। 25,200, इसको, इसका 2/3 पार्ट कैलकुलेट करें प्लीज। 16,800, इसको मुझे तोड़ना है किस रेशो में, सेल्स रेशो में ब्रेक करेंगे इसको। इसको सेल्स रेशो में ब्रेक करेंगे, और इसका 1/3 पार्ट 8,400, इसको इक्वल रेशो में ब्रेक करेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? बोर्ड पे मैं सेल्स रेशो समझाऊंगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर मैं इक्वल रेशो समझ आऊंगा, सबके समझ में आ जाएगा, फिर मैं सेल्स रेशो समझाऊंगा, फिर सबके समझ में आ जाएगा। आइए सेल्स रेशो, मैं 16,800 को 2 महीनों में तोड़ता हूं। डी फॉर दिसंबर डस्टबिन और जे फॉर जनवरी। दिसंबर और जनवरी की सेल्स का रेशो, जनवरी की सेल्स, ये पूरी जनवरी की सेल्स है, ये पूरी जनवरी की ए और बी की सेल्स है ना। अरे स्टेटमेंट कौन से महीने, कितने महीने का है? जनवरी का। जनवरी में 2 डिपार्टमेंट, ए और बी की टोटल सेल्स 98 और 84, बोले तो 182 एग्री। तो जनवरी की सेल्स 182,000 एग्री। दिसंबर की सेल्स क्वेश्चन के पैराग्राफ से ढूंढ के लाओ, 98,000 मिल गई क्या? अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, 98 और 182 समझ में आ रहा है? बच्चे कहते हैं, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। बच्चे कह रहे हैं 98 तो ये रहा, ये 182 कहां से ले आए? अजीन, ये 98 और वो 98 अलग है। वो 98 दिसंबर की सेल्स है, ये 98 और 84 दोनों मिला के जनवरी की सेल्स है। क्लैरिफाई किया?
मैंने क्या ना ऊपर लिखा है जनवरी, ये 98 और 84 जनवरी की सेल्स है, दैट इज 182। और व्हाट अबाउट दिसंबर? एक सेकंड मैं इनको हटा देता हूँ, बहुत सारे पेजेस खुले हुए यहाँ पे, एक मिनट बच्चों। यस, ये 98 दिसंबर का है जो कि पैराग्राफ में गिवन है, ये 182 मैंने अपनी टेबल से लेकर के आया हूं, सही है। इस रेशो में ब्रेक करता हूं, दिसंबर के ब्रेकअप से तो मुझे मतलब ही नहीं है। डी फॉर दिसंबर, डी फॉर डस्टबिन, डस्टबिन डस्टबिन डस्टबिन, क्यों, मेरे काम का ही नहीं है। फॉर्मेट किसका बनाना है? जनवरी का। तो 16,800 को इस रेशो में तोड़ देते हैं, तोड़ सकते हो आप। 16,800 इंटू 182 डिवाइडेड बाय 182 और 98 और 280, सही है। ये समझ में आ रहा है क्या? 10,920, 10,920 को फिर तोड़ेंगे ए और बी में, 98,000 और 82,000, 84 सॉरी। सर क्या किया सर? सेल्स रेशो में तोड़ना है ना, तो जनवरी की सेल्स तो आ गई पहले थी, एक मिनट, ये जो 16,800 थी ये दिसंबर और जनवरी थी। डी फॉर दिसंबर, डी फॉर डस्टबिन, जे फॉर जनवरी। अब जनवरी में ए और बी ब्रेक करेंगे, और ए और बी की सेल्स 98 और 84 है क्या? आ गई, यस, 98 और 84। तो 98 और 84 में ब्रेक करते हैं 10,920 को, तो 5,880 ये तो ए पे आ गई, और 5,040 ये बी पे आ गई। मैंने कहा था समझ में नहीं आएगा, रहने दो, मेरे को भी नहीं आया। वन थर्ड रेशियो, वन थर्ड था क्या था? वन थर्ड, 8,400। अब आएगा सबके समझ में, जरा जाओ, इक्वल रेशियो में तोड़ना है। 8,400 दिसंबर और जनवरी दोनों के हैं, इक्वल रेशियो में तोड़ना है, वन रेशो। डी फॉर दिसंबर क्रॉस जे फॉर जनवरी, 4,200। एनी ऑब्जेक्शन? सही है। जनवरी का ब्रेकअप दो में, ए और बी में, सेल्स रेशियो है इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो 2,100 और 2,100। एनी ऑब्जेक्शन? ये समझ में आ जाएगा बोला था मैंने। ये वाला आगे क्या? अब ऊपर वाला भी आ जाएगा, आ जाओ। वन, सॉरी, अरे शुरुआत ही खराब हो गई। टू थर्ड 16,800 किस रेशो में ब्रेक? सेल्स रेशो में ब्रेक। 16,800 दिसंबर और जनवरी दोनों के, वैसे दोनों का टोटल मैंने 25,200 था, 25 वन थर्ड और टू थर्ड सॉरी तो वन जो टू थर्ड है 16,800, दिसंबर जनवरी दोनों चल रहा है। सेल्स रेशो में तोड़ना है दिसंबर और जनवरी। जनवरी की सेल्स 182, एनी ऑब्जेक्शन? कैसे आई? 98 और 84 का टोटल, और दिसंबर की सेल्स अलग से 98 और गिवन है पैराग्राफ में, है क्या? दिसंबर की कैलकुलेशन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो बोलना सीख लिया ना। और जनवरी की सेल 10,920 रेशियो में तोड़ दी। 10,920 को फिर दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ए और बी। ए और बी की सेल्स 98 और 80, 82 या 84? 84 देखो ना है क्या, ए और बी की सेल्स 98 84 जनवरी में है। ब्रेक 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 बोलो ना, 5,880 और 5,040 बोलो। अब समझ में नहीं आया?
बोर्ड पे, बोर्ड पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,200 फॉर दिसंबर एंड जनवरी। तो यहां पे भी दिसंबर जनवरी किया है, यहां पे भी दिसंबर जनवरी किया, दिसंबर डिफॉल्ट डस्टबिन क्रॉस कर दिया है। उन्होंने बोला 2/3 को सेल्स रेशियो में बैठा, गुलाबी अक्षरों में देखो, और 1/3 को हमने इक्वल रेशियो में बांटा है, फिरोजी अक्षरों में देख लो, है ना, दिख रहा है। अब 2/3 16,800 और 1/3 8,400 रेशियो, सेल्स रेशियो इक्वल रेशियो दिख रहा है। तो सेल्स रेशियो, ये रेशियो कहां से आया ये पता पड़ रहा है कि आपको? दिसंबर की सेल्स 98 पैराग्राफ में गिवन है, चेक इट आउट। जनवरी की सेल्स टेबल में गिवन है 98 और 84, चेक इट आउट। जब टेबल में 98 और 84 है, उसका टोटल 182 होता है, चेक इट आउट। 98 और 182 का रेशियो से मैंने कैलकुलेशन करी 10,920 आ गया। 10,920 जनवरी का है, मुझे ए और बी का चाहिए। ए और बी की सेल्स पैराग्राफ टेबल से ले आओ, टेबल से लाओ, टेबल से 90 ए और बी की सेल्स 98 और 84 ले आए, 58 80 और 50 40, सही है। इक्वल रेशियो तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बच्चों को पहली बार में ही पकड़ गया। पिक्चर अभी बाकी है, जो लोग अपने बैग समेट रहे हैं, स्टैचू प्लीज। तीन मिनट और, अब से बड़ी वीडियो देखेगा। बच्चे कह रहे हैं जूम आउट, ये लीजिए। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 588050 2100 और 2100। यू कैन नॉट इमेजिन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। आप ऐसे प्रेजेंटेशन को इमेजिन नहीं कर सकते कि ये सेल्स रेशियो वाला और ये इक्वल रेशियो वाला है। सर क्या इसका टोटल 25,200 होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी फॉर दिसंबर डी फॉर डस्टबिन में गया है, ये तो जनवरी जनवरी का पार्ट है, तो इसका टोटल 25,200 नहीं होगा। टू नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर होमवर्क है, नहीं सभा समाप्त नहीं हुई अभी। एक नया पेन ले अपनी कॉपी में से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बोर्ड पे आता हुआ, चैप्टर समरी, डिपार्टमेंट, यस, इलस्ट्रेशन 1 2 4 6 और क्वेश्चन नंबर 5 EASY। क्वेश्चन 3 इलस्ट्रेशन 9 के जैसा है सेम, और सन 2019 क्वेश्चन 4 इलस्ट्रेशन 5 के जैसा है, क्वेश्चन 10 इलस्ट्रेशन 8 के जैसा है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 क्वेश्चन 6 के जैसा है, क्वेश्चन 9 इलस्ट्रेशन 10
इलस्ट्रेशन 11, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1, इलस्ट्रेशन 3। हम इतना मैटर पता कर चुके हैं कंप्लीट, हम इतना मैटर कंप्लीट कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 14 एंड 16 रीड ओनली। एक बार बोर्ड पे, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इतना सा सेगमेंट बाकी बचा हुआ है, लेकिन इस सेगमेंट को पढ़ने के लिए आपको च्यवनप्राश, रेड बुल वगैरह चीजें देखनी पड़ेंगी। जिन्हें कुछ नहीं अच्छा हो ड्राई फ्रूट्स पर आ जाइएगा, हैवी ड्यूटी है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल।